श्वसन और गैसों का विनिमय। मतलब यहां पर अपन बोल रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो श्वसन का मतलब क्या होता है, पहले तो चलो श्वसन के मतलब की बात करें कि श्वसन जो है वो क्या है। तो श्वसन अगर अपन बात करें, श्वसन या जिसको अपन क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन या जिसको क्या बोलेंगे अपन रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो श्वसन है, इसमें होगा एक तो क्या ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना सांस छोड़ना। दूसरा क्या हो गया भोजन का ऑक्सीकरण, इसमें भोजन का क्या होगा ऑक्सीकरण। भाई आपने सांस ली तो वहां से ऑक्सीजन ली ना आपने, मतलब CO2 भी ली, ऑक्सीजन को छान के नहीं ली, लेकिन उसमें क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा थी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहां पर यूज में आई, भोजन को ऑक्सीकरण करना तभी तो ऊर्जा आई। भाई खाना खाने से ऊर्जा थोड़ी मिली, भोजन का पाचन करने से भी ऊर्जा नहीं मिली, भोजन का अवशोषण करने से भी ऊर्जा नहीं मिली। अब अवशोषित भोजन को जब कोशिका में ऑक्सीकरण होगा तब ऊर्जा मिलेगी। और ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन किससे आएगी, ब्रीथिंग से आएगी, ऑक्सीजन आएगी और ये जो CO2 बनेगी उसको हमें निकालना होगा। तो यही प्रक्रिया तो क्या ब्रीथिंग। तो मतलब रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ब्रीथिंग भी आता है और भोजन का ऑक्सीकरण भी आता है। इसमें अंतः श्वसन ब्रीथिंग में क्या आ जाएगा, अंतः श्वसन और ब्रीथिंग में क्या आ जाएगा, बाह्य श्वसन भी आ जाएगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। तो लेकिन सामान्य रूप से हम ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि सामान्य रूप से हम ब्रीथिंग को ही क्या कह देते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन केवल ब्रीथिंग नहीं है, तो सामान्य जनरल लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि ब्रीथिंग क्या है, श्वसन है। लेकिन ब्रीथिंग श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब गहरा है, ब्रीथिंग तो है ही उसमें, साथ ही साथ में क्या है भोजन का ऑक्सीकरण भी है। इन दोनों को मिलाकर श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर देखिए श्वसन कई प्रकार का होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा तो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ही तो पढ़ाई हुआ है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। इसके अलावा भी श्वसन के प्रकार है, श्वसन अंगों के आधार पर श्वसन के प्रकार। देखिए श्वसन अंग के आधार पर श्वसन के प्रकार, जैसा एक पहला जो है अपन कहते हैं इसको क्यूटेनियस, क्यूटेनियस या क्या बोलते हैं त्वचीय श्वसन। इसमें श्वसनांग क्या होगा, त्वचा। भाई इसमें जो श्वसनांग है, जो गैसों का विनिमय हो रहा है वो किससे होगा, त्वचा से। जैसे उसमें होता है केचुए में, केचुए में होता है ना, उसकी जो नम त्वचा होती है उसके माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो वो कौन सा श्वसन कहलाएगा, त्वचीय श्वसन या क्या बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन। दूसरा होता है यहाँ पर ब्रेकियल, ब्रेकियल, ब्रेकियल को ब्रेकियल ही कहेंगे। इसमें श्वसन अंग क्या होगा, इसमें जो श्वसन अंग है वो होते हैं गिल्स, गिल्स जिसको क्या बोलते हैं गल फड़े कहते हैं। जिनमें गिल्स होते हैं उनके श्वसन को क्या बोलते हैं अपन, हिंदी में भी ब्रेकियल ही कहते हैं, ब्रेकियल श्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन किसके माध्यम से हो रहा है, गिल्स के माध्यम से। किसमें होता है, मछली में होगा, मेंढक के लार्वा में भी तो होगा, टेडपोल में। अच्छा ये मेंढक में भी होगा। तो अभी मेंढक इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो अपन डिटेल तो सब आगे पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी है जिसको क्या कहते हैं फुफ्फुसी है, पल्मोनरी क्या फुफ्फुसी है। इसका जो है किसके माध्यम से, फेफड़े, फेफड़े के माध्यम से। ये तो किसमें होगा, भाई स्तनधारी में सभी में होगा, मनुष्य में होगा जैसे, लेकिन मेंढक में भी होगा, इसलिए मेंढक हल्के लिख रहा हूं, ठीक है, मेंढक हल्के आ जाता है। और चौथा जो है बकोफेरिंजियल, बकोफेरिंजियल मुख्य ग्रसनी है, किससे होगा, इसमें श्वसनांग क्या है, मुख गुहा। कि मुख गुहा जो है वहां पर वायु है और वही मुख गुहा के अंदर ही क्या हो गया, गैसों का आदान विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया। किसमें होगा, वही जो जगह आ रहा है मेंढक। तो मेंढक कई तरह से शोषण करता है, सब मेंढक त्वचा से भी शोषण करता है, मेंढक जो है वो गिल्स से भी, गिल्स में पल्मोनरी भी करता है, बकोफेरिंजियल भी करता है, और इधर भी लिख लो कोई बात नहीं, और गिल्स से भी करता है, ठीक है। तो मेंढक तो सब तरह से शोषण करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका लार्वा केवल ब्रेकियल करता है, क्योंकि मेंढक पानी में भी रहता है। तो पानी में रहता है तो गिल्स से करेगा, कैसे करेगा, और जमीन पे भी रहता है तो जमीन पे रहता है तो वो नम त्वचा से भी थोड़ा बहुत कर लेता है, थोड़ा बहुत मुख में वायु भर के भी कर लेता है, थोड़ा बहुत वायु फेफड़ों में भी चली जाती है उससे भी कर लेता है, तो थोड़ा थोड़ा सबसे करता है, ठीक है। तो ये मतलब श्वसन के प्रकार है, श्वसन अंग के आधार पर कि श्वसन कितने प्रकार का होगा, क्यूटेनियस हो सकता है, ब्रेकियल हो सकता है, पल्मोनरी हो सकता है, और बकोफेरिंजियल। और कुछ ऐसे उदाहरण लिखे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी इनकी डिटेल को अपन पढ़ते हैं कि किसमें क्या-क्या है एक्जेक्टली, ये सब एनिमल किंगडम में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत उदाहरण है तो इस चैप्टर से एग्जांपल में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं लिखो आपको। इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिसको कहते हैं मानव श्वसन। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, सबसे पहला भाग अगर देखें सबसे बाहर की तरफ जो है, तो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नाक या जिसको कहते हैं नासा गुहा भी कह सकते हैं, नाक नोज नासा गुहा जो कहना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये श्वसन तंत्र का अग्रभाग है, भाई श्वसन तंत्र का अग्रभाग है, मतलब सबसे आगे की तरफ सबसे पहला भाग जो है वो क्या है, नाक या नासा गुहा है। अब नाक जो होती है देखो बाहर की तरफ बाह्य नासा छिद्र है, और अंदर की तरफ ये कहाँ खुलती है, ग्रसनी में। अंदर की तरफ कहाँ पर खुलेगी, ग्रसनी में, और ग्रसनी में खुलेगी अंतः नासा छिद्र के द्वारा। तो मतलब जो है बाहर की तरफ अगर अपन देखें तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की ओर इसमें नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स या जिसको अपन क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं बाह्य नासा छिद्र है। और अगर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की ओर किसमें खुलेगी, अंदर की ओर ग्रसनी में खुल रही है, अंदर की ओर ये जो है ग्रसनी में, और ग्रसनी में किसके द्वारा, अंतः ग्रसनी में अंतः नासा छिद्र के द्वारा, या जिसको अपन कहते हैं इंटरनल नेर्व्स कहते हैं। अंतः नासा छिद्र को क्या बोलते हैं, इंटरनल नेर्व्स कहते हैं। तो बाहर की तरफ तो बाह्य नासा छिद्र या नोस्ट्रिल्स, अंदर की तरफ अंतः नासा छिद्र या जिनको क्या बोलते हैं, इंटरनल नेर्व्स कहते हैं। अच्छा ये जो हमारी नासा गुहा है दो भागों में विभाजित है ना, बीच में एक पट होता है, सेप्टम होता है, जिसके द्वारा ये दो कक्ष में विभाजित होती है। तो अगला पॉइंट जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर कि नासा पट द्वारा, नासा पट द्वारा दो नासा
दो नासा कक्षों में विभाजित होती है। ठीक है, नासा पट होता है बीच में, जो किसका बना होता है, जो उपास्थि का बना होता है। बीच में जो पट होता है, सेप्टम होता है, ये उपास्थि का बना होता है। और जिस उपास्थि का बना होता है उसको अपन कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, या कौन सी उपास्थि है, हाइलिन उपास्थि का बना है। ये जो नासा पट है ये किसका बना हुआ है, हाइलिन उपास्थि का बना हुआ है। तो नासा पट के द्वारा ये दो नासा कक्षों में विभाजित है। अब प्रत्येक नासा कक्ष के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक नासा कक्ष की बात करें भाई, 2 नासा कक्ष हो गए, दायां कक्ष हो गया, एक बायां कक्ष हो गया। और प्रत्येक नासा कक्ष कितने भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित है। प्रत्येक नासा कक्ष 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला भाग जो होता है, सबसे पहला और बाहरी भाग जो है, जिसको अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। सबसे पहला भाग जो बाहरी भाग है वो क्या है, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में बाल और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो धूल के कण को प्रवेश करने से रोकती हैं। तो वेस्टिब्यूल जो है इसमें बाल है और क्या है, साथ में तेल ग्रंथि है। और इसका कार्य क्या है, धूल के कणों के प्रवेश को ये क्या करती है, रोकने का काम करती है। जो दोनों ही चीजें, बाल और तेल ग्रंथियां। अब नाक के अंदर का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगर लाइट में देखें तो लाल रंग का दिखाई देता है। अंदर का पूरा भाग जो कि जिसमें कि म्यूकस या श्लेष्मा होता है, जो चिपचिपा सा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं श्वसन भाग। वो रेस्पिरेटरी पार्ट है, या इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका श्वसन भाग कहते हैं। और लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अति संवहनी होता है। अति संवहनी का मतलब क्या हो गया, इसमें रक्त वाहिनियां बहुत अधिक होती हैं। इसमें रक्त वाहिनियां बहुत अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का भी दिखता है, बहुत अधिक संवहनी है, रक्त वाहिनियां अधिक है। और रक्त वाहिनियों के ऊपर केवल एक पतली सी झिल्ली है, श्लेष्मा झिल्ली, और कुछ नहीं। मतलब जैसे बाकी की रक्त वाहिनियां अपन बात करें, उनके ऊपर तो सुरक्षा के रूप में कोई ना कोई परत होती है, जैसे यहाँ पर त्वचा के अंदर रक्त वाहिनियां। लेकिन इसमें क्या है कि रक्त वाहिनियां क्या होती है, सतह पर होती है, और उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है बस। इसलिए इस भाग में थोड़ा सा भी लग जाता है तो खून निकलने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए कोई मोटी परत नहीं है, पतली सी झिल्ली है जो आसानी से जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। और पतली सी झिल्ली क्यों है, उसकी सुरक्षा के ऊपर कुछ है क्यों नहीं, क्योंकि जो वायु जाएगी ना नाक के अंदर, तो वो रक्त वाहिनी के लगभग संपर्क से होकर जाती है। तो उसका ताप वायु का रक्त के ताप के बराबर हो जाता है। फेफड़ों में ज्यादा ठंडी वायु प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जो वायु जा रही है वो रक्त वाहिनी है, उसके ऊपर पतली सी झिल्ली है, उसके संपर्क से होकर जा रही है। तो मतलब वो झिल्ली कैसी है, गर्म है। क्यों गर्म है, रक्त वाहिनी के संपर्क में। तो अब जो वायु जाएगी वो भी कैसी जाएगी, एक तो गर्म होती हुई जाएगी और दूसरी नम होती हुई जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां श्लेष्मा निकलता है। ठीक है, तो ये अत्यधिक संवहनी है। ये इसका काम क्या है, ये वायु को गर्म करता है और गर्म करता है और क्या करता है, नम। वायु को गर्म और नम बनाने का काम करता है, जिससे फेफड़ों में ज्यादा ठंडी वायु प्रवेश न कर पाए। क्योंकि फेफड़ों में ठंडी वायु जाएगी तो संक्रमण होने का खतरा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर वायु का तापमान जो है, टेंपरेचर सेट नहीं हो पाता। और नाक से होकर जाती है तो ये भाग क्या कर देता है, वायु को गर्म और नम बना देता है। मतलब जैसी वायु फेफड़ों को चाहिए उसको उसी तरीके से बना देता है। ठीक है, तो इस कारण से इसमें क्या होते हैं, जो है श्वसन भाग अति संवहनी होता है और वायु को गर्म और नम बनाने का कार्य करता है। और इसमें कुछ अस्थिर उभार पाए जाते हैं। इस भाग में अस्थिर उभार, अस्थियों के बने हुए उभार पाए जाते हैं, जिनको अपन कहते हैं नासा कॉन्काई। ये अस्थियों के बने उभार क्या कहलाते हैं, नासा कॉन्काई कहलाते हैं। ये अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे ना, इस भाग में, पूरे भाग में तो नहीं, इस जो श्वसन भाग है उसके छोटे से पार्ट में उभार है अस्थियों के बने हुए। ऐसे उभार अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरह से कुछ अस्थियों के बने हुए उभार हैं। ये उभार क्या कहलाते हैं, नासा कॉन्काई। क्यों होते हैं ये उभार होते हैं, इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये उभार जो होते हैं वो क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वायु इस भाग के संपर्क से होकर गुजरे। क्योंकि जितनी ज्यादा वायु इस भाग के संपर्क से होकर गुजरेगी उतनी ज्यादा वायु का ताप जो है शरीर के ताप के बराबर होगा। तो इसलिए अंदर की तरफ इसमें उभार भी पाए जाते हैं। तीसरा भाग जो है, तीसरे भाग की अगर अपन बात करें तो तीसरा भाग है घ्राण भाग। तीसरा भाग क्या कहलाता है, घ्राण भाग क्या कहलाता है, या इसको अपन कहते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। घ्राण भाग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं। नाम से समझ आ रहा है, ये नाक का ऊपरी भाग होता है, छोटा सा भाग है, ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, ये जो है ऊपरी भाग है, नासा कक्ष का ऊपरी भाग है, जो कि घ्राण उपकला द्वारा आश्रित है। इसका अस्तर किसने बनाया है, घ्राण उपकला, या जिसको अपन कहते हैं शिनीडेरियन झिल्ली। इसी घ्राण उपकला को कहते हैं शिनीडेरियन झिल्ली कहते हैं। शिनीडेरियन झिल्ली द्वारा आश्रित होता है ये। और इस भाग में वोमेन ग्रंथि पाई जाती है। भाई वोमेन कैप्सूल तो आपने पढ़ा था, इसमें ग्रंथि होती है जिसको क्या बोलते हैं, वोमेन ग्रंथि। वहां पर वोमेन कैप्सूल का ध्यान रखना, ये क्या है, वोमेन ग्रंथि है। तो ध्यान रखना, वो किडनी में था, ये नाक में है, तो नाक किडनी में ना चलिए, किडनी नाक में ना आ जाए। ठीक है, दोनों अलग अलग है, वो वोमेन कैप्सूल है, ये वोमेन ग्रंथि है। एक्चुअली ग्रंथि क्या होती है, ये जब संवेदी में पढ़ते हैं उसमें देखिए, ग्रंथि जो होती है ना, जब इस ग्रंथि के स्त्राव जो निकलता है उसमें कोई भी कण घुलता है, तब जाकर हमें महसूस होता है कि उसकी सुगंध क्या है। इस झिल्ली के, इस ग्रंथि के सीक्रेशन में क्या होता है, वो घुलता है। जैसे कोई भी गैसीय कण आया, ठीक है, सुगंध गैस के रूप में आई, उसका कण जो होगा इस ग्रंथि के स्त्राव में क्या करेगा, पहले घुलेगा। उसके बाद ये जो घ्राण उपकला है इसके संकेत कहां भेजेगी, मस्तिष्क को, तब हमें पता चलेगा कि सुगंध कैसी है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसका काम क्या है, ये सूंघने का कार्य करेगा। ये स्मेल का काम करता है, ये सूंघने का कार्य करता है, स्मेल का कार्य। तो ये 3 भाग हो गए जिसके नासा कक्ष के। सबसे बाहर वाला भाग जिसमें बाल और तेल ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। उसको क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। दूसरा भाग जो अत्यधिक संवहनी है, श्वसन भाग, क्या करेगा, ये वायु को गर्म और नम करेगा। और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या है, नासा कॉन्काई। उभार है अस्थियों के बने हुए, जिनको नासा कॉन्काई कहते हैं। और तीसरा भाग कौन सा है, घ्राण भाग। क्या कार्य करेगा, सूंघने का, स्मेल का काम करेगा। इसमें जो उपकला है उसको क्या बोलते हैं, घ्राण उपकला या शिनीडेरियन झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और ग्रंथियां भी होती हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया भाई, नाक या नासा का। अब नाक के बाद वायु कहां जाएगी, भाई नाक के बाद वायु कहां गई, ग्रसनी में गई ना। नाक के अंदर नासा छिद्र कहां पर खुलते हैं, ग्रसनी में। तो नाक के बाद अंदर जो है वायु कहां जाएगी, ग्रसनी में, ग्रसनी या फेरिंक्स में। तो वायु जाएगी ग्रसनी या फेरिंक्स में, जिसको अपन कहते हैं वायु और भोजन का
वायु और भोजन का क्या है ये, वायु और भोजन के दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करता है। ये हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था इसमें इसके 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, तो वो वहां पर पढ़ लिया था। लेकिन वहां पर एक चीज नहीं पढ़ी थी, ग्रसनी में टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स बताए थे क्या, ग्रसनी में टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, लसीकाभ ऊतक। लसीकाभ ऊतक का मतलब जिसमें हमारी WBC जो होती है वो स्टोर होती है, WBC स्टोर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लसीकाभ ऊतक कहते हैं उसको। तो ऐसे लसीकाभ ऊतक जो है वो क्या कहलाते हैं, टॉन्सिल्स। मतलब यहां पर मैं आपको टॉन्सिल्स के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रसनी में पाए जाने वाले लसीकाभ ऊतक क्या कहलाते हैं, ग्रसनी में पाए जाने वाले लसीकाभ ऊतक कहलाते हैं क्या, टॉन्सिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टॉन्सिल्स कहलाते हैं। ठीक है, लसीकाभ ऊतक क्या होते हैं, तो ऐसे ऊतक जिनमें की WBC स्टोर होती है, जिसमें WBC संग्रहित होती है। और WBC आपको पता है शरीर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, किसी भी प्रतिजन से लड़ने का काम करती है, किसी भी प्रतिजन से लड़ने का काम करती है ना WBC। कोई भी संक्रमण होगा, कोई भी प्रतिजन होगा, उससे लड़ने का काम करती है। मतलब शरीर की क्या होती है, एक तरह से सेना होती है, शरीर की आर्मी होती है। और वो आर्मी के बंकर जो होते हैं, जहां पे आर्मी की फौज छुपी होती है, वो क्या कहलाते हैं, लसीकाभ ऊतक। जहां पर सैनिक छुपे होते हैं शरीर में जगह जगह पर, उस बंकर को अपन क्या बोलते हैं, लसीकाभ ऊतक। तो एक बंकर ये है, ऐसे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग बंकर बने हुए हैं। जो ग्रसनी में है वो क्या कहलाता है, टॉन्सिल्स। ग्रसनी में कौन सा बंकर है, ये टॉन्सिल्स है। ठीक है, अच्छा, अब टॉन्सिल्स को फेफड़ों का चौकीदार भी कहते हैं। जो टॉन्सिल्स है हमारे, उनको क्या बोलते हैं, फेफड़ों का, इनको फेफड़ों का चौकीदार कहा जाता है। भाई फेफड़ों का चौकीदार क्यों कहते हैं, क्योंकि फेफड़े में जो संक्रमण जाने वाला है उसको ये रोक लेती है। भाई कोई भी घुसपैठिया जा रहा है फेफड़े की तरफ, तो उसको ये यहीं पर ग्रसनी में रोक लेंगे और फेफड़ों को संक्रमित नहीं होने देती। क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फेफड़े आंतरिक भाग में है, इनमें संक्रमण हो गया तो फिर भी ठीक हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ये संक्रमण रोकने के चक्कर में खुद ही संक्रमित हो जाते हैं, वो टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, टॉन्सिल्स में दर्द होने लगता है। उस समय क्या होता है, ये फेफड़ों में संक्रमण रोकने का काम करते हैं, लेकिन कई बार रोकने के चक्कर में खुद ही संक्रमित हो जाते हैं। उसको अपन कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स में क्या हो गया, संक्रमण हो गया, सूजन आ गई उसमें, तो उस प्रक्रिया उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या हो गया, टॉन्सिल्स में संक्रमण हो गया, टॉन्सिल्स में संक्रमण हुआ, सूजन का आना, ये क्या कहलाता है, टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। तो ये टॉन्सिलाइटिस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिल्स लसीकाभ ऊतक, फेफड़ों का चौकीदार कह रहे हैं। कहां पर है, ग्रसनी के चारों तरफ है। अगर आप सामने से देखोगे ना, वो डॉक्टर कई बार बोलते हैं, मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, कान से मार के देखते हैं। ठीक है, तो हमको अंदर देखने में मजा थोड़ी आ रहा है, क्या देख रहे हैं, वो एक्चुअली टॉन्सिल्स देख रहे हैं कि कहीं टॉन्सिल्स में सूजन तो नहीं आ गई, ये चेक करते हैं वो। ठीक है, तो अब ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ग्रसनी के चारों तरफ स्थित होते हैं। ऊतक है, जैसे ग्रसनी को आप सामने से देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी, भाई सामने से देखोगे तो ग्रसनी ऐसी दिखाई देगी, गोल है। अब इसमें चारों तरफ ऊतक पाए जाते हैं, लसीकाभ ऊतक होते हैं यहाँ पर। कुछ ऊतक इस भाग में होते हैं, ये हैं ऊतक, कुछ ऊतक इधर होते हैं साइड में, यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, ग्रसनी के चारों तरफ होते हैं, कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर भी होते हैं। ये ऐसे ऊतक व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से, चारों तरफ ऊतक होते हैं। ये क्या है, लसीकाभ ऊतक, जिसमें WBC स्टोर है, जिससे कोई भी संक्रमण जाएगा ग्रसनी का, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर वाले टॉन्सिल्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ होंगे, इनको अपन कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। ये क्या कहलाते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। ये जो है ये कहलाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ये है ट्यूबल टॉन्सिल। ये दोनों जो इस तरफ दिख रहे हैं, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल। और पैलेटाइन टॉन्सिल के बाद ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, फेरेंजियल टॉन्सिल, फिर नीचे आओगे दोनों तरफ, ट्यूबल, फिर और नीचे आओगे पैलेटाइन, फिर और नीचे आओगे लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं रिंग के रूप में, छल्ले के रूप में। ठीक है, तो अपन यहां पर कह रहे हैं कि टॉन्सिल्स रिंग या छल्ले के रूप में व्यवस्थित हैं। इसको अपन कहते हैं वॉल्डियर्स रिंग, वॉल्डियर का छल्ला कहते हैं। ये जो रिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डियर्स रिंग या वॉल्डियर का छल्ला कहा जाता है इसको। ठीक है, टॉन्सिल्स का जो रिंग बनती है उसको वॉल्डियर्स रिंग या वॉल्डियर का छल्ला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रसनी में ये वाला पार्ट बचा था, बाकी तो ग्रसनी अपन पढ़ चुके थे पूरा। ग्रसनी के बाद वायु कहाँ जाएगी, भाई नासा को से ग्रसनी से जाएगी पहले लैरिंक्स में, कंठ में। जो श्वास नली होती है ना, उसका ऊपरी भाग जो होता है वो रूपांतरित होकर कंठ बनाता है, जिससे हमारी आवाज आती है। ठीक है, तो अब तीसरा भाग अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ से जहाँ वायु जा रही है, क्या बोलते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र कहते हैं, वाक यंत्र या स्वर यंत्र कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से आवाज निकलती है। और ये ट्रेकिया के ऊपरी भाग का रूपांतरण होता है, जो श्वास नली अपन पढ़ेंगे ना अभी, उस श्वास नली के, जैसे ये ट्रेकिया हो गई, ठीक है, ये ट्रेकिया भी अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका ऊपरी भाग का रूपांतरण होता है ये लैरिंक्स, ये इसके ऊपरी भाग का रूपांतरण है। तो लैरिंक्स जो होता है, हम क्या बोलेंगे, ट्रेकिया के ऊपरी भाग का रूपांतरण है। ठीक है, ट्रेकिया का जो ऊपरी भाग है उसका रूपांतरण होता है लैरिंक्स या कंठ। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इस लैरिंक्स में, इस कंठ में कुल मिलाकर 9 तो उपास्थियां होती है। ये किससे मिलकर बनता है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर क्या मिलती है, ये बनता है 9 उपास्थि है और 2 जोड़ी वाक रज्जु है। 2 जोड़ी क्या है इसमें, वाक रज्जु, वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो लैरिंक्स जो है 9 उपास्थियों से मिलकर बनता है और 2 जोड़ी इसमें क्या है, वाक रज्जु है या वोकल कॉर्ड है। इसमें सबसे पहले चलिए उपास्थि देखते हैं। उपास्थियां जो होती हैं भाई कितनी है टोटल, 9 है। 3 तो है अयुग्मित और 3 है युग्मित। 9 हो गई क्या कि 6 हुई, 6 हुई कि 9 हो गई ना भाई। 3 तो अयुग्मित है, वो तो 3 है, और 3 युग्मित है, 3 युग्मित मतलब 6 तो ये हो गए। तो कितनी उपास्थियां हो गई, इसमें 9 उपास्थि हैं और 2 जोड़ी क्या है, वाक रज्जु है। अब उपास्थियों में देखते हैं चलिए कौन सी अयुग्मित कौन सी है। अयुग्मित में एक तो आ जाती है, अयुग्मित उपास्थि की बात करें तो एक तो है थायराइड। थायराइड उपास्थि होती है अयुग्मित में। ये थायराइड उपास्थि जो है ना,
सी आकृति की होती है। कैसी होती है शेप में? सी मतलब एक तरफ से खुली होती है, ऐसी होती है, जो ऐसी गले में फिट होती है यहाँ पर, जिसका ये उभार दिखता है ना, ये जो उभार होता है वो किसका उभार है? थायराइड का। और पुरुषों में ज्यादा उभरी हुई होती है, पुरुषों में ज्यादा उभरी हुई होती है ये उपास्थि जो होती है, सी आकृति की होती है, पुरुषों में अधिक उभरी होती है। और इसके उभार को अपन कहते हैं, इसके उभार को एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके उभार को क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। दूसरी उपास्थि है एपिग्लॉटिस। दूसरी उपास्थि क्या है? एपिग्लॉटिस, जो कि ट्रेकिया के ऊपर का ढक्कन है। भाई ट्रेकिया का छिद्र हमने पढ़ा था ना पाचन तंत्र में, उसको ग्लॉटिस कहते हैं। उसके ऊपर का ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटिस। वो भी उपास्थि है, किसकी है? लेरिंक्स की उपास्थि है वो भी। और तीसरी है क्रिकॉइड। तीसरी कौन सी है? क्रिकॉइड। तो ये तीन उपास्थियां कौन सी हैं? अयुग्मित हैं। बात करें युग्मित उपास्थियों की, तो तीन उपास्थियां युग्मित हैं। एक तो है एरिटेनॉइड, एक तो होती है एरिटेनॉइड, दूसरी है क्यूनिफॉर्म और तीसरी है कॉर्निकुलेट। ये तीन उपास्थियां हैं। कौन कौन सी? एरिटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, जो कैसी है? युग्मित, जो कि है युग्मित। ठीक है, तो ये 9 तो हो गई कार्टिलेज या 9 क्या हो गई? उपास्थि। अब क्या बचा है? वाग्रज्जु। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला कि पहली ग्रसनी के बाद वायु कहाँ पर आएगी? लेरिंक्स में, कंठ में, और कंठ के बाद कहाँ जाएगी? श्वास नली में। कंठ के बाद, कंठ भी किसका रूपांतरण है? श्वास नली के ही ऊपरी भाग का रूपांतरण है, जिसमें 9 उपास्थियां हैं, 2 जोड़ी वाग्रज्जु है। 9 उपास्थियों में 3 युग्मित और 3 अयुग्मित। अयुग्मित में कौन कौन सी? थायराइड, एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड। थायराइड का शेप क्या? सी शेप थी, पुरुषों में ज्यादा उभरी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसके उभार को क्या कहेंगे? एडम्स एप्पल। और युग्मित में कौन कौन सी हो गई? एरिटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। ठीक है, अब इसमें है 2 जोड़ी वाग्रज्जु, वो भी बताता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ये तो था उपास्थि के बारे में कि लेरिंक्स या कंठ में कौन कौन सी उपास्थियां हैं। अब इसके बाद अपन ने क्या बोला कि इसमें क्या है? 2 जोड़ी वाग्रज्जु हैं। 2 जोड़ी हमने कहा वाग्रज्जु हैं, या जिसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड कहते हैं या वाग्रज्जु। इसमें एक तो है वास्तविक वाग्रज्जु, वास्तविक, और एक होते हैं कूट वाग्रज्जु। एक जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक वाग्रज्जु। और एक जोड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं? कूट वाग्रज्जु। एक जोड़ी है वास्तविक और एक जोड़ी है कूट वाग्रज्जु। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर? वास्तविक वाग्रज्जु जो होते हैं ना, ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, इसलिए वास्तविक कहा। और ये ध्वनि उत्पन्न करने में काम नहीं करते, बस सपोर्ट या सहारा प्रदान करते हैं, संरचना बनाते हैं। अब जो वाग्रज्जु होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है, इसलिए उनकी आवाज भी अलग होती है। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर मेल में अगर देखें, पुरुषों में जो वाग्रज्जु होते हैं और स्त्रियों में, तो दोनों में वाग्रज्जु अलग अलग है। जैसे पुरुषों में जो वाग्रज्जु होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, ये मोटे वाग्रज्जु होते हैं। इसलिए अच्छा, बड़े और मोटे होते हैं तो तनाव इन पर ज्यादा होगा या कम होगा? आप सोच के देखो, जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी को आपने खींच के रखा है और एक धागे को खींच के रखा है, तो तनाव किस पर ज्यादा होगा? किसको खींच के छोड़ोगे तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा? धागा करेगा। तो मतलब इन पर, इनके वाग्रज्जु पर तनाव कैसा होता है? तनाव कम होता है। जबकि स्त्रियों में वाग्रज्जु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? पतले होते हैं। इसलिए इन पर जो तनाव होता है वो कैसा होता है? तनाव, वाग्रज्जु पे तनाव अधिक होता है। इसलिए जो वॉइस पिच होती है, पिच आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, तारत्व कहते हैं जिसको, तारत्व या पिच कहते हैं। इनका पुरुषों का तारत्व क्या होता है? कम होता है। स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों में अधिक होता है। इसलिए पुरुषों की जो आवाज होती है वो भारी आवाज होती है, भारी आवाज होती है, हार्श वॉइस कहते हैं, भारी आवाज। और स्त्रियों की आवाज कैसी होती है? तो इसलिए स्त्रियों और पुरुषों के जो वाग्रज्जु होते हैं उनमें अंतर है। इस कारण से क्या है? उनकी आवाज भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो था लेरिंक्स या कंठ या जो है लेरिंक्स, कंठ या सॉरी आंसर के बारे में। अब इसके बाद अगला भाग कौन सा आएगा? अगला भाग है ट्रेकिया, या जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया या श्वास नली कहा जाता है। अच्छा, ट्रेकिया या श्वास नली जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है? इस तरीके से होती है ये। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और ये 5वें कशेरुक पर, 5वां वक्षी कशेरुक, वक्षी गुहा के पीछे क्या है? वक्षी कशेरुक कितने होते हैं? 12। लेकिन जब ये 5वें के स्तर पर पहुंचती है, 5वें के लेवल पे पहुंचती है, तो ये विभाजित हो जाती है। विभाजित किसमें हो जाती है? श्वसनी में। ये किसमें? श्वसनी। कहां पर जाकर? ये किस स्तर पर जाकर विभाजित होती है? ये 5वां वक्षीय, 5वें वक्षीय कशेरुक के स्तर पर जब पहुंचेगी तो ये 2 श्वसनी में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 5वें वक्षीय कशेरुक, या इसको क्या बोल सकते हैं? T5। T5 क्या है? थोरेसिक 5, 5वां थोरेसिक वर्टेब्रा है। T5 के स्तर पर 2 श्वसनी, या श्वसनी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। श्वसनी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई में विभाजित होती है। 2 श्वसनी या ब्रोंकाई में क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगी। अच्छा, पूरी ट्रेकिया में उपास्थियों के बने हुए छल्ले मिलते हैं ऊपर से नीचे तक, जो कि ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। उपास्थियों के छल्ले होंगे सी आकार के। ये किस आकार के होते हैं? ऐसे सी आकार के छल्ले होते हैं। पूरी ट्रेकिया में भी होते हैं, हालांकि आगे भी होते हैं, लेकिन अभी अपन ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेकिया में क्या होते हैं? उपास्थियों के बने हुए छल्ले होते हैं जो पीछे की तरफ खुले होते हैं। पीछे की तरफ मतलब ट्रेकिया के पीछे क्या है? ट्रेकिया के पीछे क्या है? ग्रास नली, इसको कहते हैं फूड पाइप, जिसको कहते हैं आकार, तो उसकी तरफ ये खुले होते हैं। ऐसे सी आकार के होंगे ऊपर से नीचे तक, और ये पीछे की तरफ खुले होते हैं। ये क्यों होते हैं? जैसे ट्रेकिया पिछले, ट्रेकिया को पिचकने से रोकने के लिए होते हैं। ट्रेकिया में छल्ले होंगे जिनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेकियल रिंग कहते हैं। ये ट्रेकिया के जो छल्ले होते हैं ये उपास्थियों के बने होते हैं। कौन सी उपास्थि? तो हाइलिन उपास्थि। भाई ये उपास्थि का प्रकार है कि आप उपास्थियों में पढ़ोगे। हाइलिन उपास्थि एक प्रकार की उपास्थि का प्रकार है। हाइलिन उपास्थि होते हैं, हाइलिन उपास्थि है। ये जो है किसका क्या काम करते हैं? ये ट्रेकिया को पिचकने नहीं देते, ये ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। ये किस आकार के होते हैं? ये सी आकृति के होते हैं, सी शेप के होते हैं। किस तरफ खुले होते हैं? ये क्या बोलते हैं? ग्रासनाल या ईसोफेगस की ओर
ईसोफेगस की ओर अपूर्ण होते हैं। ईसोफेगस की ओर क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण होते हैं का मतलब क्या है? खुले होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ खुले हैं, अपूर्ण चलने नहीं है, पीछे से खुले हुए हैं। किसकी तरफ खुले हुए हैं? व्यासनाल की ओर, ईसोफेगस की ओर खुले होते हैं। इनकी जो संख्या होती है, ये संख्या में होते हैं 16 से 20, 16 से 20 की संख्या में होते हैं, जो पूरी ट्रेकिया में ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया विभाजित होकर क्या बनाएगी? ट्रेकिया विभाजित हो गई तो श्वसनी या ब्रोंकाई बनी, श्वसनी या ब्रोंकाई। अच्छा, इसमें अपन पढ़ रहे हैं अभी वायु का मार्ग कि कहां से कहां तक वायु जा रही है। सबसे पहले वायु कहां पर? सबसे पहले वायु नासा गुहा में। नासा गुहा से कहां जाएगी? नासा गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली या ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया जब विभाजित होगी तो श्वसनी या ब्रोंकाई बनाएगी। तो पहले तो बनेगी इसके विभाजन से प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी का जब विभाजन होगा तो इसको अपन कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी का जब विभाजन होगा तो बन जाएगी क्या? तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी का विभाजन होगा तो क्या बन जाएगी? श्वसनी। पहले बनेगी प्राथमिक श्वसनिका। प्राथमिक श्वसनिका से वायु जब इसका विभाजन होगा तो अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। अंतस्थ श्वसनिका से वायु जाएगी श्वसन श्वसनिका। ये श्वसन श्वसनिका होती है। जो अंतस्थ श्वसनिका के विभाजन से क्या बनेगी? श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका से वायु जाएगी कूपिकीय नलिका में। कूपिकीय नलिका से वायु जाएगी एट्रिया में। एट्रिया क्या है बता रहा हूँ। इससे वायु जाएगी कूपिकीय गुहा में और इससे वायु जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो सब विभाजन है। श्वास नली का विभाजन क्या? प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी फिर विभाजित हुई तो द्वितीय श्वसनी, फिर विभाजित हुई तो तृतीय श्वसनी, फिर उससे बदली शाखाएं प्राथमिक श्वसनिका, फिर उससे बदली अंतस्थ श्वसनिका, फिर उसका विभाजन हुआ तो श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका के बाद ये विभाजन नहीं है। श्वसन श्वसनिका के बाद अब विभाजन नहीं है। श्वसन श्वसनिका के बाद क्या हुआ? देखो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। ये जो है ये श्वसन श्वसनिका के बाद क्या है? कूपिकीय नलिका। तो श्वसन श्वसनिका से क्या निकलती है? कूपिकीय नलिका। ये है कूपिकीय नलिका। फिर कूपिकीय नलिका क्या होती है? एक जगह पर फूलती है जिसमें कई सारी ऐसी कूपिकाएं होती हैं। ये बहुत सारी क्या है? कूपिकाएं। ये वाला जो भाग है ना, इसको अपन कहते हैं एट्रिया। ये भाग क्या कहलाता है? एट्रिया। फिर एट्रिया से जो गुहा होती है, ये कौन सी गुहा है? ये है कूपिकीय। ये कूपिकीय गुहा है यहाँ पर। ये है कूपिकीय गुहा और फिर ये क्या है? ये है कूपिका, ठीक है। तो इस तरह से वायु कहां तक आ गई? कूपिका तक। और फिर कूपिका पर क्या होगा? गैसों का विनिमय हो जाए। जो गैसों का विनिमय होगा वो कहां पर होगा? कूपिका की सतह पर होगा, ठीक है। अब ये जो मार्ग है पूरा नासा गुहा से लेकर और अंतस्थ श्वसनिका तक, ये जो पूरा मार्ग है ना, इस मार्ग को अपन कहते हैं संवहन मार्ग। ये क्या कहलाता है? ये संवहन मार्ग कहलाता है, ये पूरा मार्ग जो है। और उसके बाद जो है यहाँ से श्वसन श्वसनिका से लेकर और कूपिका तक, ये जो मार्ग होता है ना, ये जो क्षेत्र होता है, ये विनिमय क्षेत्र होता है। ये क्या कहलाता है? ये पूरा विनिमय क्षेत्र कहलाता है। मतलब नासा गुहा से लेकर और अंतस्थ श्वसनिका तक पूरा क्या है? संवहन मार्ग है। और यहाँ पर श्वसन श्वसनिका से लेकर कूपिका तक क्या है? ये जो है विनिमय क्षेत्र है। ये विनिमय क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो श्वास नली का विभाजन चालू हुआ। श्वास नली के विभाजन से प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, प्राथमिक श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, ये विभाजित होकर बनती गई ना, तो एक पेड़ के समान शाखा के रूप में बन जाती है। असल में एक से फिर बहुत सारी निकली, फिर उससे फिर इसको अपन कहते हैं श्वसनी वृक्ष कहते हैं इसको। ये कहलाता है श्वसनी वृक्ष कहलाता है। और ये विनिमय क्षेत्र जो पूरा है, इसको अपन श्वसन वृक्ष कहते हैं। तो ये जो पूरा वृक्ष है ना, जो वहां से विभाजन से चालू होगा, श्वसनी के ट्रेकिया के विभाजन से चालू होगा, उस पूरे वृक्ष को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है श्वसनी वृक्ष जो कहां तक चलेगा? अंतस्थ श्वसनिका तक। उसके बाद जो होगा, ये जो श्वसन श्वसनिका से फिर जो नलिका गई कूपिकीय नलिका, फिर यहाँ पर एट्रिया, फिर ये जो है कूपिकीय गुहा और कूपिका, ये जो वृक्ष का आखिरी वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? ये श्वसन वृक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आता है, कौन सा श्वसनी वृक्ष का भाग है? 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ट्रेकिया से लेकर पूरा अंतस्थ श्वसनिका तक श्वसनी वृक्ष है, ठीक है। और ये पूछेंगे श्वसन वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी भाग दिया होगा वो क्या है? श्वसन वृक्ष है। संवहन मार्ग का भाग कौन सा है? तो ये पूरा ही संवहन मार्ग है। और जो विनिमय क्षेत्र कौन सा है? तो श्वसन श्वसनिका से लेकर कूपिका तक विनिमय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये पूरा वायु का मार्ग। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।